रियल हॉरर स्टोरीज़ यूट्यूब चैनल पर वेलकम सब्सक्राइबर्स। और वापस आ गया हूँ मैं एक नई स्टोरी के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए चलते हैं स्टोरी की तरफ। मेरा नाम स्मृति है। आज जो किस्सा मैं आपको बताने जा रही हूँ इसका पूरा रिलेशन मेरे पति के जीवन से है। आज मैं अपने पति विवेक के साथ बहुत खुशी खुशी रहती हूँ, लेकिन एक वक्त उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होने लगी थी जिन्होंने मुझे अंदर तक सहमा दिया था। दरअसल मेरे पापा और विवेक के पापा बचपन से ही दोस्त थे और आगे चल के वो दोनों एक ही बिजनेस पार्टनर बने। मैं और विवेक बचपन से ही एक स्कूल में पढ़े थे। काफ़ी वक्त से मैं और विवेक एक दूसरे को चाहते थे। हमारे माँ बाप को हमारे इस रिलेशन से कभी कोई तकलीफ़ नहीं हुई, क्योंकि हमारी फैमिली भी एक दूसरे से काफ़ी अच्छे से बॉन्डिंग थी। और आगे चल के हमारी शादी भी हुई और उसके बाद से ही शुरू हुई कुछ ऐसी घटनाएं जिन्होंने मेरे दिमाग में एक डर सा बैठा दिया था। दरअसल विवेक के पापा ने रहने वास्ते एक बंगला ख़रीदा था हमारे लिए, जिसमें हम शादी के 15 दिन बाद ही शिफ्ट हो गए। और उसी घर से शुरू हुई हमारे लाइफ की कुछ अजीबोगरीब घटनाएं। एक रात की बात है, करीब रात 11:30 बजे मेरी नींद एक पायल की आवाज़ से टूटी। मैं चौंकती हुई उठी तो देखा कि विवेक मेरे बगल में नहीं थे। मैंने उनको 2 आवाज़ें दी तो वो तुरंत कमरे में दौड़े हुए आए। उन्होंने कहा कि वो पानी लेने गए थे, लेकिन पानी कमरे में पहले से था। पर फिर भी मैंने इस बात को लेके उनको टोका नहीं और वो विवेक वापस आए और लेट गए। मैं भी दोबारा सोने की कोशिश कर ही रही थी कि जब मेरे दिमाग में एक बात आई कि अभी कुछ देर पहले मैंने जो पायल की आवाज़ सुनी वो किस जगह से आई थी और क्यों। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इस घर में मेरे और विवेक के अलावा दूसरा तो कोई रहता ही नहीं है, तो इसे मैं अपना वहम मानकर सो गई। पर अगले दिन की दोपहरी जब विवेक काम पर गए थे और मैं किचन में काम करते करते अपनी मम्मी से बात कर रही थी, तब रह रहे के ना जाने क्यों लेकिन मुझे अपने आसपास किसी के होने का एहसास हो रहा था। और मेरा दिल जानता था कि ये सब मेरा वहम नहीं था। मुझे कभी भी अंधेरे से या घर में अकेले रहने पर डर नहीं लगता था, लेकिन आज मुझे एक अजीब सा डर अंदर तक सहमा रहा था। और इसीलिए मैं किचन का आधा काम छोड़ नहाने चली गई, ये सोच के कि नहाने के बाद थोड़ी देर आराम कर लूँगी और उसके बाद बाकी का काम कर लूँगी। मैं नहा रही थी और नहाने के बाद बस बाहर आके शीशे के सामने मैं अपने बाल झाड़ ही रही थी, जब शीशे में अपने ठीक पीछे कमरे के दरवाजे के सामने से मुझे कोई भागता हुआ दिखा। मैं पहले से ही डरी हुई थी और ऐसी घटना होते ही मैं कितना डर गई थी बता नहीं सकती। मैंने उसी हालत में विवेक को फ़ोन किया और उनसे कहा कि आप प्लीज़ घर आ जाइए। वो मुझसे पूछते रहे कि आखिर बात क्या थी, लेकिन मैंने उनको कुछ नहीं बताया, बस इतना बोला कि आप आ जाइए। मैं उनका इंतज़ार करने लगी। मैं बस यही चाहती थी कि वो जल्द से जल्द घर आ जाएं। आधे घंटे बाद ही वो घर आए। मैं दौड़ती हुई गई, मैंने गेट खोला। विवेक अंदर आए तो तसल्ली से मैंने उनको सारी बात बताई। तो वो पहले हंसे और फिर बोले, बस इतनी सी बात। मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि विवेक मेरी किसी भी बात को कभी नहीं टालते थे। मैं उनको जब भी कोई बात बताती तो वो उस पर विश्वास ज़रूर करते थे, लेकिन आज जब मेरे साथ इतनी हैरत अंगेज़ घटना हुई तो उन्होंने इस पर विश्वास ही नहीं किया, बल्कि इसको लेकर उन्होंने मुझसे ये कहा कि हो सकता है ये मेरा वहम हो या मैंने कोई हॉरर फिल्म देख ली हो। वो बोले कि स्मृति, तुम खुद बताओ, इस घर में मेरे और तुम्हारे अलावा कौन रहता है?
जो तुम्हें दिख रहा है। इसके जवाब में मैंने उनसे थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, विवेक, बात सिर्फ आज की नहीं है। पिछले 2-3 दिन से मैं महसूस कर रही हूँ जैसे हम दोनों के अलावा भी यहाँ कोई और मौजूद है। आप मेरा विश्वास करने की कोशिश क्यों करो। वो मुझसे बोले, अरे तो बताओ ना यार, ऐसा क्या देख लिया तुमने इस घर में। तो मैंने उनको बताया कि कल रात को ही मुझे आधी नींद में एक पायल की आवाज़ सुनाई दी। मैंने साफ साफ देखा कि पायल वाली बात बोलते ही विवेक के चेहरे का रंग उड़ गया था। लेकिन फिर उन्होंने इस बात पे हंसते हुए कहा, ओ, तो तुम कहना चाहती हो कि हमारे इस घर में भूत है जो रात को पूरे घर में पायल पहन के घूमता है। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और इसे मेरी वहम और ओवर थिंकिंग का नाम दिया। पर सच तो सिर्फ मैं जानती थी। अगले 2-3 दिन हम लोगों के साथ सब कुछ ठीक रहा, क्योंकि हमें एक रिलेटिव के घर फंक्शन में जाना पड़ा। इससे मेरी टेंशन भी दूर हो गई थी और मैं थोड़ा पहले से अच्छा भी महसूस कर रही थी। फंक्शन अटेंड करने के बाद हम चौथे दिन की दोपहर घर लौटे। हम दोनों लोग थके हुए थे। मैंने थोड़ा बहुत खाना बनाया और विवेक के साथ खा के सो गई। विवेक ने कहा था कि मैं उनको 5:30 बजे से पहले ना उठाऊं, क्योंकि उनको कहीं जाना था। मैं भी बहुत थकी हुई थी। हम दोनों सो गए। अभी सोए हुए मुझे और विवेक को आधा घंटा ही हुआ होगा जब मेरी नींद विवेक की आवाज़ से टूटी। मैं उठकर बैठी तो मैंने देखा कि विवेक नींद में ही बार बार अपने हाथ को झटक रहे थे और एक ही बात नींद में बोल रहे थे। वो बोल रहे थे कि स्मृति, छोड़ो ना यार, क्या कर रही हो यार, सोने दो ना प्लीज़, शाम को काम से भी जाना है। ये सुन मैं हैरान रह गई, क्योंकि मैं तो उनसे थोड़ी दूरी पर बैठी थी और मैंने तो उनको अभी तक छुआ भी नहीं था। और वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार बस यही बोले जा रहे थे। उनको देखकर जब मुझसे रहा नहीं गया और जब मुझे उनको देखकर घबराहट होने लगी तो मैंने उनको तुरंत नींद से उठाया और पूछा, विवेक, विवेक, आप नींद में क्या बड़बड़ा रहे हो। तो वो आंखें रगड़ते हुए उठे और बोले, यार स्मृति, तुमसे बोला था कि मैं बहुत थकान महसूस कर रहा हूँ, मुझे सोने दो थोड़ी देर। मैंने कहा कि हाँ तो सोइए ना, मैं मना नहीं कर रही हूँ। मैंने तो आपको इसलिए उठाया क्योंकि आप नींद में ही कुछ बड़बड़ा रहे थे, मेरा नाम लेके। तो वो बोले, अरे मैं बड़बड़ा नहीं रहा हूँ यार, मैं इतनी देर से सोने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम हो कि मुझे सोने नहीं दे रही हो। जबकि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे ज़रा काम से जाना है शाम को। इसके जवाब में मैंने उनको बोला कि वो नींद में बड़बड़ा रहे थे, इसलिए मैंने उनको उठाया। तो वो गुस्से में ही मुझ पर चिल्लाते हुए बोले, स्मृति बस करो यार, ये सब बोल के तुम क्या साबित करना चाहती हो कि इस घर में भूत है। प्लीज़ यार, अब बस करो, बहुत हो गया। इतना बोल के वो दोबारा सो गए। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि विवेक मुझे इतना इग्नोर करें, मेरी बातें ना माने, मेरे साथ ऐसा बिहेव करें। पर पिछले कुछ वक्त से वो ऐसा कर रहे थे। शाम होते ही वे कहीं काम से चले गए थे। मैं खाने की तैयारी कर रही थी कि तभी मुझे विवेक का कॉल आया और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं 5 मिनट में तैयार हो जाऊं और घर के बाहर आ जाऊं, हम कहीं चल रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने और कुछ नहीं बताया। मैं तैयार होके बाहर आई तो वो मुझे रेस्टोरेंट लाए थे। उस दिन हमने बाहर खाना खाया और विवेक ने मुझसे दोपहर की बात को लेकर माफ़ी मांगी और कहा कि यार काम की हेडेक के चलते मैं तुम पे गुस्सा हो गया था। उसके बाद तो सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो बात थी जो विवेक मुझसे छुपा रहे थे। वो कुछ बदले बदले से थे पिछले कुछ दिनों से, और मेरा दिल कह रहा था कुछ ऐसा था जो मुझे नहीं दिख रहा था या विवेक मुझसे छुपा रहे थे। खैर उसके बाद हम घर आए, थोड़ी बातचीत करी और फिर हम सो गए। आज फिर से मुझे वही पायल की आवाज़ सुनाई दी।
उठी तो देखा कि विवेक पिछले 3 दिन की तरह आज फिर मेरे बगल में नहीं थे। मैंने हल्की सी घबराहट भरी आवाज़ में ही उनको आवाज़ दी तो वो दौड़े हुए कमरे में आए। तो मैंने उनसे पूछा कि वो कहाँ गए थे, तो वो बोले कि मैं पानी लेने गया था। आज फिर उन्होंने मुझसे झूठ बोला क्योंकि पानी कमरे में पहले से था। मैंने उनसे कोई झगड़ा कोई बहस नहीं की क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं अब उनसे कुछ भी पूछूंगी तो वो झूठ ही बोलेंगे। लेकिन एक बात मुझे साफ हो गई थी कि उस पायल की आवाज़ का और विवेक के बाहर जाने का इसका कुछ तो रिलेशन था। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं खुद इस बात का पता लगाऊंगी। अगले 2-3 दिन मैंने विवेक से कुछ नहीं बोला, सिर्फ उन पर नज़र रखी और मेरा शक सही निकला। वह पायल की आवाज़ हर रात होती और उसके होते ही विवेक बाहर जाते और कुछ देर बाद लौट आते। मैं अगले 3 दिन तक हर रात छुप के विवेक के वीडियो को अपने फ़ोन से शूट करती और उस वक्त जब वो कमरे से निकलकर बाहर जाते और वीडियो बनाने के बाद ही मैं देखती कि विवेक एक कोने में नज़र गड़ाए हुए कुछ देखने की कोशिश करते और कुछ देर बाद ही वो वापस चुपचाप आके लेट जाते। मैंने उनको पता तक नहीं चलने दिया कि मैं उनकी हर रात वीडियो बना रही थी। यहाँ मुझे एक बात तो साफ हो गई थी कि जिन आवाज़ों को मैं सुन सकती थी विवेक भी उन आवाज़ों को सुन सकते थे, पर वो सिर्फ मुझसे झूठ बोल रहे थे। मेरे अंदर कई सवाल थे विवेक के लिए, नाराज़गी थी उनको लेकर, लेकिन मैंने इन चीज़ों को लेकर उनसे कुछ नहीं पूछा, न कोई डिस्कशन किया, क्योंकि मुझे दुख भी था कि विवेक ने इतनी सारी बातें मुझसे छुपाई क्यों। खैर, ये वक्त इन सब बातों को सोचने का नहीं था। अगले कुछ दिन मैंने सिर्फ रात को विवेक पे नज़र रखी, क्योंकि मैं सिर्फ इसी उम्मीद में थी कि आज नहीं तो कल विवेक मुझे सच बताएंगे। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका था। मैंने सोच लिया था कि अब मैं खुद उनसे सीधे इस बारे में पूछूंगी। और एक रात जब विवेक फिर से उस आवाज़ के पीछे गए तो मैं उनके जाते ही उठ के बैठ गई और उनके कमरे में वापस आने का इंतज़ार करने लगी। और विवेक कमरे में आए तो मुझे सामने जागा हुआ देख वो एकदम से चौंक चुके थे। उन्होंने मुझसे पूछा, अरे स्मृति, क्या हुआ? पानी चाहिए क्या तुमको? तुम उठ क्यों गई? तो मैंने उनसे एक ही बात कही, विवेक, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो बोले, अरे यार, इतनी रात गए, क्या बात करनी है तुमको? अभी सो जाओ, सुबह बात कर लेना। मैंने उनसे कहा कि विवेक, बस करिए, कितना झूठ बोलोगे आप? तो वो अनजान बनते हुए मुझसे बोले, अरे मैंने कौन सा झूठ बोल दिया तुमसे? तो मैंने उनसे सख्त आवाज़ में पूछा, मतलब आप कुछ झूठ नहीं बोल रहे हैं मुझसे? कुछ नहीं छुपा रहे हैं मुझसे? तो वो बोले, यार, रात के 1:30 बज रहे हैं, इस वक्त तुम क्या बातें कर रही हो और क्या छुपाया मैंने तुमसे? इतना बोलते ही मैंने अपने फ़ोन से वो वीडियोस निकाली और उनको दिखाई। तो वो सन्न रह गए और कुछ नहीं बोले। मैंने उनसे कहा कि पिछली 1 हफ्ते से नोटिस कर रही हूँ आपको। वो बोले, तुम हर रात मेरा वीडियो बना रही थी? मैंने कहा, क्या करती? आपसे कितनी बार पूछा, बताना चाहा, लेकिन आपने तो सच बताया ही नहीं। अब आप अपने आप बताएंगे? और झूठ बोलने की तो कोशिश भी मत कीजिएगा, वरना कल सुबह होते ही अपने घर वापस चली जाऊंगी। उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था। ना चाहते हुए भी उनको मुझे सच बताना पड़ा। वो बोले, स्मृति, मेरी बात सुनो, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। दरअसल पिछले कुछ दिनों से तुम्हें जो कुछ भी एक्सपीरियंस हो रहा है, तुम जो कुछ भी देख पा रही हो या सुन पा रही हो, वो तुम्हारा कोई वहम नहीं है। मुझे भी वो सभी चीज़ें सुनाई या दिखाई देती है। उन्होंने आगे बोला कि बल्कि मैं इन चीज़ों से तुमसे ज़्यादा अच्छे से वाकिफ़ हूँ, पर मैं मजबूर था तुमसे ये सारी चीज़ें छुपाने को, तुम्हारी बातों पे यकीन ना करने को, क्योंकि अगर मैं तुमको ये सारी बातें बताता तो शायद तुम मुझ पे यकीन ना करती।
और आज भी शायद ना करो। मैंने उनको बोला, जो भी बोलना है साफ साफ बोलिए। इसके बाद उन्होंने मुझको सारी बात बताई। तो आगे मैं जो कुछ भी बताऊंगी वो विवेक की ज़ुबानी बताऊंगी, उनके नज़रिए से। उन्होंने कहा, स्मृति तुमको याद होगा, जब हम स्कूल में थे तब एक लड़की थी जो क्लास 8 में हमारी क्लास में आई थी, गुंजन। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था उसके बारे में, लेकिन जब विवेक ने मुझको उसके बारे में और बातें बताई तो मुझे याद आया। मैंने कहा, हाँ हाँ मुझे याद आ गया। हाँ तो आगे उन्होंने बताया कि गुंजन जब हमारी क्लास में आई थी तो उसको पहली नज़र में ही मैं पसंद आ गया था। वो मुझसे बात करना चाहती थी, दोस्ती करना चाहती थी, मेरे करीब आना चाहती थी। लेकिन एक तो वो बहुत शर्मीली थी, दूसरा ये कि शायद कहीं से ये बात उसको पता चल गई थी कि मैं और तुम कितने पहले से एक दूसरे के दोस्त थे और एक दूसरे को बहुत पसंद भी करते थे। पर इसके बाद भी उसने मुझसे दोस्ती करने की या मुझे पाने की ज़िद नहीं छोड़ी। हालांकि वो खुद बहुत खूबसूरत थी और यहाँ तक क्लास के कई लड़के उससे दोस्ती भी करना चाहते थे, लेकिन वो सिर्फ मुझे चाहती थी। मेरी हर एक्टिविटी पर उसकी नज़र होती, हर पल। मुझे इस बात की कोई खबर नहीं थी कि वो मुझे चाहती थी। 2 साल बीत गए थे, लेकिन वो इसी उम्मीद में रही कि आज नहीं तो कल वो मुझे अपने दिल की बात बताएगी। पर वो शर्म और डर के सहारे वक्त बिताती रही। कहीं ना कहीं वो शायद इस बात से डर रही थी कि अगर उसने मुझे अपने दिल की बात बताई या मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं उसकी इंसल्ट ना कर दूं। पूरी क्लास में ये बात कि वो मुझे पसंद करती थी किसी को नहीं पता थी और ना ही उसने किसी को पता लगने दिया। लेकिन रितेश, मेरा एक दोस्त जो क्लास फर्स्ट से मेरे साथ पढ़ा था, वो गुंजन का भी दोस्त था, क्योंकि जब गुंजन का एडमिशन हुआ था तब उसने असाइनमेंट कंप्लीट करने में गुंजन की हेल्प की थी। उसको ये बात पता थी क्योंकि एक बार उसने बातों बातों में ही गुंजन से पूछा कि यार तू इतनी खूबसूरत है, इतनी अच्छी लगती है, तो तेरा कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है अभी तक? उसने कहा कि अभी तक कोई पसंद नहीं आया क्या? तो गुंजन ने सीधे सीधे तो नहीं, लेकिन बातों बातों में ही उसको बता दिया कि वो मुझे चाहती थी। रितेश ने उसको पूछा, तो फिर तूने अब तक ये बात उससे कही क्यों नहीं कि तू विवेक को चाहती है? तो गुंजन ने कहा कि उसको खुद नहीं पता कि उसने अब तक ये बात मुझसे बताई क्यों नहीं। तो रितेश ने कहा कि चल ठीक है, तुझे शर्म आती है, तुझे डर लगता है, तो तेरी तरफ से मैं खुद विवेक को ये बात बोल देता कि तू उसको चाहती है। तो गुंजन ने उस वक्त रितेश को ऐसा करने से मना कर दिया। रितेश ने गुंजन से बोला, सोच ले, तूने वैसे ही इस टालम टूली के चक्कर में इतना वक्त बिता दिया है, लेकिन अभी भी तू उसको ये बात बोल ही नहीं पाई। तो गुंजन ने उससे इतना बोला कि कोई बात नहीं, अगर उसका मेरा मिलना किस्मत में होगा तो हम आज नहीं तो कल मिल ही जाएंगे, और तू उससे कुछ मत बोल। गुंजन ने रितेश से इसके लिए मना कर दिया, लेकिन अब गुंजन रितेश को ये सारी बातें बता चुकी थी, तो अब उसको एक ऐसा इंसान मिल गया था जिससे वो ये बता सके कि वो मुझे कब से और कितना चाहती है। वो जब भी रितेश से मिलती या उससे बातें करती तो उसकी बातों में मेरा जिक्र होता। रितेश को अब समझ आ गया था धीरे धीरे कि गुंजन असल में मुझको कितना सच्चा प्यार करती थी और कितना ज़्यादा प्यार करती थी और चाहती भी थी। पर तभी गुंजन की लाइफ में एक ऐसी चीज़ हुई जिसने उसको दुखी कर दिया। दरअसल जब क्लास 11th में गुंजन पहुंची थी तो कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स के चलते उसको ये शहर छोड़ अपनी फैमिली के साथ दूसरे शहर जाना था, वो भी हमेशा के लिए, और सिर्फ 1 हफ्ते बाद ही। गुंजन अपनी फैमिली के इस डिसीज़न से बिल्कुल खुश नहीं थी। वो बहुत दुखी थी क्योंकि उसने इतने लंबे वक्त से ख़ुद को लेके और मुझको लेके कई सारी चीज़ें सोच रखी थी, लेकिन अचानक से उसकी फैमिली के इस डिसीज़न से
वो बिल्कुल खुश नहीं थी। और इसीलिए स्कूल में जब गुंजन के लास्ट 3 दिन बचे थे तो उसने सोचा कि अब तो उसको मुझे ये बात बता देनी चाहिए, जो कुछ भी वो मुझसे बताना चाहती थी। तो उसने रितेश से सारी बात बताई और एक रिक्वेस्ट करी कि वो मुझे ये जाके बोल दे कि गुंजन मुझसे कुछ बात करना चाहती है। उसने रितेश से कहा कि तू सिर्फ इतना बोल दे, बाकी जो कुछ भी कहना है मैं खुद जाके बोल दूँगी। तो हमारे स्कूल के बाहर 500 मीटर की दूरी पर ही एक कैंटीन थी। रितेश ने मुझे कहा कि आज गुंजन उसी बाहर वाली कैंटीन पे मेरा इंतज़ार करेगी छुट्टी के बाद, तो चले जाना, उसको तुझसे कुछ बात करनी है। मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं छुट्टी होते ही वहाँ गया तो वो वहाँ खड़ी थी। मैं देख कर ही समझ गया था कि वो बहुत नर्वस सी लग रही थी। मैं गया तो वो चुपचाप बस मुझे देखे जा रही थी। तो मैंने ही उससे कहा कि बोलो, क्या बात है। रितेश ने कहा कि तुम मुझसे कुछ बात करना चाहती हो। तो वो हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ वो मैं तुमको कुछ बताना चाहती हूँ। तो मैंने कहा हाँ हाँ तो बोलो ना। तो वो पहले तो डरी हुई सी लग रही थी, लेकिन फिर उसने बोलना शुरू किया। वो बोली, विवेक तुम मुझ पे गुस्सा तो नहीं करोगे ना। मैंने कहा हाँ हाँ नहीं करूँगा, तो बोलोगी। उसने कहा, विवेक आई लव यू। मैंने कहा क्या क्या बोला तुमने। तो वो बोली, विवेक मैं तुमको बहुत पसंद करती हूँ, और आज से नहीं पिछले 3 साल से, लेकिन तुमसे बता नहीं पाई थी। वो आगे भी बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन मैंने उसको बीच में ही रोक दिया और उससे बोला, गुंजन अपनी लिमिट में रहना। तुमने मुझे ऐसा बोलने की सोचा भी कैसे। तुम्हें पता नहीं है मैं स्मृति को कितना पहले से प्यार करता हूँ। मैं तो तुमको बहुत इनोसेंट समझता था, मुझे नहीं मालूम था कि तुम असल में ऐसी हो। वो मुझसे और भी बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी और मैं वहाँ से चला गया। वो मुझे कई आवाज़ें देती रही, पुकारती रही, लेकिन मैं नहीं मुड़ा। सच बताऊँ तो मैंने उसकी बेवजह ही बहुत इंसल्ट कर दी थी, लेकिन उस वक्त मुझे इस चीज़ का एहसास नहीं था। वो दिन गुंजन का इस स्कूल में आखिरी दिन था। अगले दिन जब मैं स्कूल गया तो रितेश एक्साइटेड सा मेरे पास आया और बोला, ओए कल क्या हुआ भाई। मैंने कहा कल क्या हुआ मतलब। तो वो बोला कि अरे कल गुंजन ने तुझको बात करने के लिए उस कैंटीन के पास बुलाया था ना, तो क्या बोली वो। तो मैंने कल गुंजन और अपने बीच हुई सारी बात रितेश को बताई। तो रितेश मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसने मुझसे कहा, भाई तूने ये ठीक नहीं किया। वो बेचारी तुझसे इतने वक्त से ये बात बताना चाहती थी, तूने उसकी बात तक नहीं सुनी। तो मैंने रितेश से कहा, अबे क्या सुनता यार, तू तो जानता है ना कि मैं कितने वक्त से स्मृति को प्यार करता हूँ। हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। रितेश बोला, भाई तू इतना सेल्फिश कब से हो गया। इसके बाद ही रितेश ने मुझको बताया कि वो कितने वक्त से मुझे चाहती थी। उसने हर वो चीज़ मुझे बताई जो गुंजन मुझसे बोलना चाहती थी, और मुझे सच में इस बात की कोई खबर ही नहीं थी। अंत में उसने बताया कि वो दूसरे शहर शिफ्ट हो गई है और कल उसका आखिरी दिन था इस स्कूल में, और अपने आखिरी दिन वो जाते जाते तुझसे एक बार वो बातें बोलना चाहती थी जो उसके दिल में इतने वक्त से थी, लेकिन तूने उसकी एक बात तक नहीं सुनी सही से। रितेश की सारी बातें सुन मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। उस पूरे दिन मैं इन्हीं बातों को सोचता रहा और ख़ुद को ही कोस रहा था। मुझे लगा कि वो कल या परसों स्कूल आएगी तो उससे माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन वो नहीं आई। अब मुझे विश्वास हो गया था कि वो सच में इस स्कूल और शहर को छोड़ दूसरे शहर शिफ्ट हो गई थी। इसके बाद मैंने रितेश से बोला कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं क्या करूं। तो रितेश ने मुझको उसका फ़ोन नंबर दिया और कहा कि बात कर उससे और माफ़ी मांग अपने उस बिहेवियर के लिए। नंबर तो मैंने ले लिया था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उससे कहूँगा क्या।
मैंने उसकी इतनी इंसल्ट की थी। खैर मैंने हिम्मत कर उसको फ़ोन किया, तो उसने जब फ़ोन उठाया तो वो कुछ भी बोले उससे पहले ही मैंने उससे माफ़ी मांगी। लेकिन सच बताऊं तो उससे मानो याद ही नहीं था कि मैंने उसकी इंसल्ट की थी। वो तो बस इस बात से खुश थी कि मैंने उसको फ़ोन किया था। पर फिर मैंने उसको आहिस्ता आहिस्ता बोला कि जो कुछ भी मैंने उससे कहा था उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। तो उसका जवाब सुन मैं सोच में पड़ गया। उसने कहा कि मुझे उस बात का कोई बुरा नहीं लगा। वो बोली कि मुझे बस इतनी सी चाहत थी कि एक ना एक दिन मैं तुमसे बताऊं कि तुम्हें कितना चाहती हूँ, और तुम भले ही मुझसे प्यार ना करो लेकिन कम से कम मेरे प्यार को समझ जाओ। और आज तुम इस बात को समझ गए हो, मुझे बहुत खुशी है। हम दोनों की बातचीत करीब 15 मिनट तक हुई। वो बहुत खुश थी। मुझे भी उससे बात करके बहुत अच्छा लग रहा था। कॉल काटते वक्त उसने मुझसे एक बात बोली कि अगर इसी तरह रोज़ मैं उससे 5 मिनट भी बात कर लूँगा तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। सच बताऊँ तो मुझे भी उससे बात करके बहुत अच्छा लगा था। मुझे अभी भी अफसोस था कि मैंने एक ऐसी साफ दिल की लड़की से कितनी बदतमीज़ी से बात की थी। गुंजन ने 3 साल मुझसे बात करने के लिए इंतज़ार किया था। धीरे धीरे मेरी और उसकी बातचीत होना शुरू हुई। स्मृति इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ नहीं जानती थी, लेकिन बातों बातों में ही मैंने गुंजन से बड़े प्यार से ये बात साफ तौर पे बोल दी थी कि मैं स्मृति से बहुत प्यार करता हूँ और उसको कभी भी नहीं छोड़ सकता। तो गुंजन मेरी इस बात का जवाब एक ही तरह से देती थी। वो कहती थी कि मैं किसको प्यार करता हूँ और किसको नहीं, ये मेरी खुशी का मामला है और मेरे जीवन का मामला है, और वो इसमें दखल नहीं देना चाहती। वो तो बस इतना चाहती है कि मैं उससे हमेशा जुड़ा रहूं। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं दिन पर दिन उससे बात करता गया, मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि सचमुच वो मुझे बहुत प्यार करती थी। यहाँ तक जिस स्मृति के साथ मैं इतने सालों से था, जो मुझे बहुत प्यार करती थी, गुंजन से मिलके पता लगा कि वो मुझे स्मृति से भी ज़्यादा चाहती थी। मैं भी सच बताऊं तो गुंजन से प्यार करने लगा था। गुंजन की एक ही विश थी कि एक बार मैं खुद उसको आई लव यू बोलूं। हमारी बातचीत हुए करीब 1.5 महीने हो चुके थे, लेकिन मैंने उसको अभी तक आई लव यू नहीं बोला था। बात ये नहीं थी कि मैं उसको चाहता नहीं था। अजी अब तो आलम ये था कि उसके एक भी दिन बात करे बगैर मेरा जी नहीं लगता था। मैं तो बस इतना चाहता था कि जब मैं उसको आई लव यू बोलूं तो वो मेरे सामने हो। मैं उसका खुशी भरा चेहरा देखना चाहता था। मैं अक्सर उससे बात करते करते ही उसको कई बार बोलता था कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। उसको शायद पता था कि मैं क्या कहना चाहता था, इसीलिए मेरी ये बात सुनते ही वो खुशी से पागल हो जाती और एक्साइटमेंट में ही वो बार बार मुझसे पूछती कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। पर मैं हर बार उससे यही बोलता कि जब वो यहाँ वापस आएगी तो मैं उससे बताऊँगा। और मुझे सच में उससे मिलने का बहुत मन करता था। उसने मुझे बताया था कि क्लास 12 ख़त्म होते ही 1 महीने के लिए वो वापस इस शहर आएगी। मैं भी ये सुनते ही बहुत खुश हुआ। अब बस इंतज़ार था तो उसके वापस आने का। हम दोनों ही एक दूसरे से मिलने को बहुत बेताब थे। मैंने सोच लिया था कि जब वो यहाँ आएगी तो मैं खुद उससे कहूँगा कि भले ही मैं स्मृति से प्यार करता हूँ, उसका साथ कभी नहीं छोड़ सकता, लेकिन अब तुम भी मेरी ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा बन गई हो। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरी और गुंजन की ये विश अधूरी रह जाएगी। दरअसल 12th ख़त्म होते ही गुंजन जब इस शहर आ रही थी तब उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसके साथ उसके पापा थे। पापा को भी चोटें आई थी, लेकिन पापा तो बच गए, लेकिन गुंजन की ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी। अगले 2-3 दिन मैं बहुत डिस्टर्ब रहा
परेशान भी था, ये सोच के कि आखिर उसका फ़ोन क्यों नहीं लग रहा था, जबकि उसने खुद कहा था कि वो जल्द इस शहर आएगी। मेरी तकलीफ़ें बढ़ गई थी क्योंकि इधर गुंजन का कोई पता नहीं था, ना कॉल लग रही थी, और दूसरी तरफ मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ थी, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ था कि गुंजन मेरा फ़ोन ना उठाए। लेकिन आज पूरे 4 दिन हो चुके थे, पर उसका कुछ पता नहीं था। मैं रह के बस बार बार अपना फ़ोन देखता, इस उम्मीद में कि शायद उसका कुछ तो पता लगे, लेकिन ना उसका फ़ोन आया और ना ही मैसेज। इधर एक और अजीब चीज़ थी जिसने मुझे परेशान कर रखा था। दरअसल पिछले 2-3 दिन से मुझे अपने घर में अपने आसपास किसी की मौजूदगी महसूस होती, पर दिखाई कोई नहीं देता। मैं अभी गुंजन को लेकर परेशान था, इसलिए मैं जानकर इन चीज़ों को अनदेखा कर रहा था। लेकिन पूरे 7 दिन बाद मुझे गुंजन के नंबर से एक मैसेज आया। गुंजन का नंबर देख पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन फिर जब मैंने वो मैसेज पढ़ा तो उसमें गुंजन की मौत की खबर थी। ये मैसेज गुंजन के ही किसी घर वाले ने उसके नंबर से उसके सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को फॉरवर्ड किया था, ताकि उन सबको ये मालूम पड़े कि उसकी डेथ हो चुकी थी। मैं बता नहीं सकता कि उस वक्त मैं कैसा फील कर रहा था, वो दर्द कैसा था, मैं बता नहीं सकता था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बचा था। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ वाली बात ये थी कि मैं चाह कर भी इस दुख को किसी से बता नहीं सकता था, क्योंकि इससे पहले मैंने हम दोनों के बारे में किसी से कोई भी डिस्कशन नहीं किया था सिवाय रितेश के। उस टाइम के बाद से ही मैं किसी काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, ना ही ठीक से खाना खाता, ना ही ज़्यादा किसी से बात करता। रितेश को भी इस बात का बहुत दुख था, वो गुंजन के लिए बहुत ज़्यादा ही दुखी था। इधर मैं शायद डिप्रेशन का शिकार हो गया था। मेरे घर वालों को भी मेरे इस बदलते एटीट्यूड की बहुत चिंता हो रही थी। वो जानते थे कि मैं किसी चीज़ को लेकर परेशान था, और उन्होंने मुझसे पूछा भी, लेकिन मैंने उनको कुछ नहीं बताया। इधर स्मृति को भी मुझसे यही शिकायत थी कि मैं अब उससे ना ही ज़्यादा बात करता और ना ही अपनी तरफ से उसको फ़ोन करता था। उसे इन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन कई बार रात को मुझे एक पायल की आवाज़ सुनाई देती। ये पायल की आवाज़ बिल्कुल ऐसी जैसी गुंजन पहनती थी। उसको पायल का बहुत शौक़ था, और मुझे सुनाई देने वाली आवाज़ इससे हूबहू मिलती थी। मैं उस वक्त शायद डिप्रेशन और एंजाइटी से जूझ रहा था। घर से बाहर नहीं निकलता था, और दिमाग में बस गुंजन की ही ख्याल, गुंजन की ही बातें रहती थी। शायद इसीलिए मुझे वो आवाज़ें सुनाई देती थी। मैंने अपनी इस परेशानी को अपनी एक कज़न सिस्टर से डिस्कस किया, क्योंकि वो हर चीज़ को लेकर मुझे अच्छा सजेशन देती थी। तो उसने मुझसे कहा कि शायद मैं पूरे दिन घर में रहता हूँ, कहीं बाहर नहीं निकलता, और इसीलिए वो सब चीज़ें मुझे एक्सपीरियंस हो रही हैं। उसने मुझे सजेस्ट किया कि मैं थोड़ा बाहर निकलूं, घूमूं फिरूं, तो ये परेशानी मेरी शायद ठीक हो जाए। मैंने वो सब कुछ करके देख लिया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बल्कि कुछ दिन बाद से ही गुंजन मुझे अपनी खुली आंखों से अपने आसपास दिखाई देती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इन चीज़ों को लेकर खुश हूँ या दुखी। जब कभी रात में मेरी नींद पायल की आवाज़ से खुलती, तो मैं बेचैन सा उठकर उस आवाज़ का पीछा करता, और अंत में जहाँ कहीं मैं उस आवाज़ का पीछा करते हुए रुकता, तो सामने गुंजन होती, और उसको देखते ही मैं सब कुछ भूल जाता और बस उसी को देखता रहता। उसको देखकर ऐसा लगता मानो वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो। ये रात का सिलसिला अगले कई वक्त तक चला, लेकिन फिर कॉलेज और बाकी चीज़ों के चलते
मेरे दिमाग से गुंजन का ख्याल धीरे धीरे निकल गया और इधर स्मृति भी मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने लगी। शायद उसको भी मेरी चिंता होने लगी थी और वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो गया था। अगले कुछ सालों में ही मेरी और स्मृति की शादी भी हो गई। लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। मुझे कभी कदार गुंजन की याद आ जाया करती थी, लेकिन फिर मेरे साथ कोई घटना नहीं हुई। लेकिन शादी के बाद से ही, जब से हम इस घर में शिफ्ट हुए थे, तब से वो सारी चीज़ें एक बार फिर शुरू हो गई थी। और इस बार ये सब स्मृति से छुपने वाला नहीं था। मुझे हर रात वो पायल की आवाज़ सुनाई देती। मैं हर रात उस आवाज़ का पीछा करते हुए मदहोश सा घर में इधर उधर गुंजन को ढूंढता फिरता। लेकिन शायद वो पायल की आवाज़ स्मृति भी सुन सकती थी, और जब उसकी नींद टूटती तो वो देखती मैं उसके बगल में नहीं होता, तो वो मुझे आवाज़ भी देती। मैं मानो उसकी आवाज़ें सुन होश में आता और दौड़ा दौड़ा वापस कमरे में जाता और स्मृति के पूछने पर उससे झूठ बोल देता कि मैं पानी लेने गया था। पर ये झूठ मैं जानता था ज़्यादा दिन तक टिकने नहीं वाला, और अंत में उसने मुझ पे नज़र रखी और मुझे सच बताने पर मजबूर भी कर दिया। मैंने स्मृति से कहा कि मैं मजबूर था ये सब बातें तुमसे ना बताने को। दरअसल मुझे पता था कि अगर मैंने ये सारी बातें तुमको बताई तो पहले तो तुम मुझसे गुंजन और मेरे रिलेशन को छुपाने के लिए नाराज़ होती, और उस नाराज़गी में तुम न जाने क्या कर बैठती। दूसरा ये कि जब ये बात मेरे और तुम्हारे घर वालों को मालूम पड़ती तो वो भी न जाने क्या क्या करते। स्मृति के सामने मैंने ये सारी बातें रखी तो उसका नाराज़ होना जायज़ था, लेकिन उसने मुझसे ना कोई झगड़ा किया और ना ही वो मुझसे नाराज़ हुई, बल्कि उसकी आंखों में आंसू थे और वो कुछ सोच रही थी। मैंने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए उससे पूछा, स्मृति क्या हुआ, क्या सोच रही हो तुम? तो उसने कहा कि विवेक, ऐसा क्यों होता है? मतलब वो लड़की गुंजन जो तुम्हें अपने सच्चे दिल से चाहती थी, वो सिर्फ तुम्हारे साए की तरह तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहना चाहती थी, और तुमसे प्यार करने की उसको इतनी बड़ी सज़ा दी भगवान ने। ये सारी बातें बोलने के बाद मुझे भी एहसास हुआ कि सचमुच गुंजन के साथ बहुत गलत हुआ था। मेरी आंखों में भी आंसू थे। इसके बाद स्मृति ने मुझसे एक बात बोली जो मुझे भी सच लगी। उसने कहा कि 2 से 3 साल गुंजन ने सिर्फ इंतज़ार किया तुमको ये बताने का कि वो तुमसे कितना प्यार करती थी वो, और उसके बाद जब इतने लंबे समय के बाद तुमसे बात शुरू हुई तो सिर्फ तुम्हारे मुंह से एक बार ये सुनने को वो तरस गई कि भले ही तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम उसका साथ भी ज़िंदगी भर नहीं छोड़ोगे। और इसी बात को तुम्हारे मुंह से सुनने के लिए वो यहाँ आ रही थी, इस शहर। और जब उसके एक्सीडेंट में उसकी मौत हुई, तब भी उसी के दिल में ये एक इच्छा ज़िंदा थी, और शायद तुमसे बेतहाशा प्यार ही वो धागा है जिसने गुंजन को मौत के बाद भी तुमसे जोड़ रखा है। इसके बाद ही स्मृति ने मुझको कहा कि विवेक, आज से ना तुमको और ना मुझको गुंजन की मौजूदगी से डरने की ज़रूरत है, क्योंकि उसने आज तक ना ही आपको और ना ही मुझको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, और वो आगे भी ऐसा कुछ नहीं करेगी, मुझे विश्वास है। और मैं आज आपसे बोलती हूँ कि जीते जी आपके पास आपके साए की तरह रहने की उसकी इच्छा अधूरी रह गई, लेकिन कम से कम मौत के बाद तो उसको अपनी ये अधूरी इच्छा पूरी कर लेने दीजिए। आज कई महीने बीत चुके हैं। मेरा और स्मृति का रिश्ता उस घटना के बाद से और मजबूत हो गया है। हमारी ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं। नहीं बदली तो सिर्फ वो आवाज़ें जो शायद हम दोनों को ही कभी कदार रात को नींद से उठा देती हैं।